तो अब हमारे पास टॉपिक है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, या जिसे हम कहते हैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस। अब प्राइमरी हेमोस्टेसिस क्या होती है यह समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेमोस्टेसिस कहते किस चीज़ को। हेमोस्टेसिस का मतलब है कहीं पे भी हमारी बॉडी में कहीं पे अगर ब्लीडिंग हो रही है ना, उसका रुकना, उस रुकने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेमोस्टेसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरी स्किन पे अगर ब्लीडिंग हो रही है ना, तो ब्लीडिंग का रुक जाने का प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, हेमोस्टेसिस। अब ये जो ब्लीडिंग का रुकना होता है ये दो प्रोसेस के ज़रिए होता है, सही है। या ऐसे कहने के हेमोस्टेसिस में जो है दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक प्राइमरी हेमोस्टेसिस जिसे कहते हैं और दूसरा उसे कहते हैं हम सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। ये दोनों हेमोस्टेसिस मिलके एक पक्की जो है हेमोस्टेसिस काज करा देते हैं, जिसके बाद जो है ब्लड वगैरह लॉस नहीं होता। तो क्या है हेमोस्टेसिस, क्या है, प्रोसेस दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग आफ्टर वेसल इंजरी। ठीक है, ब्लड वेसल लगे अगर इंजरी हो जाए और उसके बाद अगर ब्लीडिंग का स्टॉप होना हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस के दो फेजेज हैं, प्राइमरी हेमोस्टेसिस। अब प्राइमरी हेमोस्टेसिस में क्या होता है, जो वेसल इंजर्ड हुई पड़ी होती है ना, उस पर प्लेटलेट्स आके एक्ट करते हैं और एक वीक प्लेटलेट प्लग बना लेते हैं, सही है। तो वो प्राइमरी हेमोस्टेसिस में ये होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेसल इंजरी हुई पड़ी है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा आके यहाँ पे एक वीक किस्म का प्लेटलेट प्लग बना लेंगे, सही है। फिर क्या होगा, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में क्या होता है, वो प्लग बना हुआ होता है ना प्लेटलेट्स का, उस पे आके फाइब्रिन एक्ट करता है, फिर वो प्लग जो है मजबूत हो जाता है, फिर उसके बाद जो है उससे ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, सही है। तो प्राइमरी हेमोस्टेसिस में क्या होता है, टेम्पररी प्लेटलेट प्लग बनता है, सही है। फिर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में क्या होता है, वो प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिन, तो फिर वो हेमोस्टेसिस पक्की हो जाती है। तो ये होता है हेमोस्टेसिस में, सही है। तो अब हमारे टॉपिक है ये जो प्लेटलेट प्लग बनता है ये कैसे बनता है, प्राइमरी हेमोस्टेसिस कैसे होती है, ये अब हम देखते हैं। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन या प्राइमरी हेमोस्टेसिस में सबसे पहले जो क्या होती है, इंजरी होती है, सही है। हमारी ये जो ब्लड वेसल है ना, एंडोथेलियल सेल्स से लाइंड ब्लड वेसल है, इसमें यहाँ पे इंजरी होती है, सही है। एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी होती है और इंजरी होने से के बाद क्या होता है, यहाँ पे एंडोथेलियल के नीचे कोलेजन होता है, जैसे कहते हैं सब एंडोथेलियल कोलेजन, वो जो है एक्सपोज हो जाता है, सही है। तो सबसे पहले इंजरी होती है, एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी होती है और सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्सपोज होता है। अब उस इंजरी के नतीजे में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है, सही है। सबसे पहले खुद ही जो है वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होने की कोशिश करते हैं कि ब्लीडिंग यहाँ से कम हो। तो वो वेसो कंस्ट्रिक्शन कैसे होती है, न्यूरल रिफ्लेक्स की तरह भी हो सकती है और एंडोथेलिन जो है रिलीज होता है, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स की डैमेज की वजह से एंडोथेलिन रिलीज होता है, जो कि वेसो कंस्ट्रिक्शन काज कर रहा है। तो पहले आप समझ लें कि प्राइमरी हेमोस्टेसिस में सबसे पहले जो है वेसो कंस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। वेसल्स खुद ही कंस्ट्रिक्ट करती है ब्लीडिंग को कम करने के लिए। वो वेसो कंस्ट्रिक्शन एक तो न्यूरल रिफ्लेक्सेस के जरिए हो जाती है या और दूसरा एंडोथेलियल रिलीज के जरिए हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंजरी होती है, ठीक है। इंजरी में क्या एंडोथेलियल डैमेज होता है, सही है, जिसके नतीजे में सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्सपोज हो जाता है और फिर इंजरी के नतीजे में क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, ड्यू टू न्यूरल रिफ्लेक्स एंड एंडोथेलियन रिलीज फ्रॉम डैमेज एंडोथेलियम। तो इंजरी होती है और वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में जो है क्या होता है कि यहाँ पे जो सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्सपोज हुआ था ना, उस पर आके हमारे वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर आके बाइंड करते हैं, ठीक है। वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर हमने पढ़ा था कि प्लेटलेट्स के अल्फा ग्रेन्यूल्स में भी ये होता है और दूसरे यहाँ पे ये एंडोथेलियल है ना, इनके वेबल पेलाडी बॉडीज होते हैं इनके अंदर, उसमें भी ये होते हैं। तो एंडोथेलियल सेल्स की वेबल पेलाडी बॉडीज और प्लेटलेट्स के अल्फा ग्रेन्यूल से क्या आता है, वो वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर, वो यहाँ पे सब एंडोथेलियल कोलेजन से जो है आके बाइंड हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, पहले तो ठीक है इंजरी वेसो कंस्ट्रिक्शन हुई, अब क्या होगा, वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड कोलेजन। वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर कहाँ से आता है, एक तो वेबल पेलाडी बॉडीज से आता है जो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होती है, और याद रखें इन वेबल पेलाडी बॉडीज़ के अंदर जो है पी सिलेक्टेंस भी होते हैं, ठीक है। दीज बॉडीज आल्सो कंटेन पी सेलेक्टिन। पी सेलेक्टिन क्या है वो आप आगे पढ़ोगे, बहरहाल यह याद रखें एंडोथेलियल सेल्स में जो वेबल पेलाडी बॉडीज होते हैं, एक तो उनमें वन विल्ब्रेंट फैक्टर होता है, दूसरा होता है पी सेलेक्टेंस। तो ये वन विल्ब्रेंट फैक्टर एक तो वेबल पेलाडी बॉडीज से आती है एंडोथेलियल सेल्स के, दूसरा ये अल्फा ग्रेन्यूल से आती है प्लेटलेट्स के, जो हमने पढ़ा था अल्फा ग्रेन्यूल्स है ना प्लेटलेट्स में, उसमें वन विल्ब्रेंट फैक्टर होते हैं, वो आके यहाँ पे सब एंडोथेलियल कोलेजन से आके बाइंड करता है। अब तीसरा हमारा स्टेप है एडिशन का, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वन विल्ब्रेंट फैक्टर जो आके बाइंड किया हुआ होता है ना एंडोथेलियम से, तो उस वन विल्ब्रेंट फैक्टर से प्लेटलेट आके बाइंड करते हैं, ठीक है, यूजिंग देयर GP1B रिसेप्टर, ठीक है। GP1B रिसेप्टर यूज़ करके प्लेटलेट वन विल्ब्रेंट फैक्टर से आके बाइंड करता है, ठीक है। फिर उनमें क्या आता है, कन्फर्मेशनल चेंज आता है, मतलब उनकी जो है शेप वगैरह चेंज होती है।
देखें यहाँ पे इंजरी हुई पड़ी थी। सबसे पहले यहाँ पे आके लगा वन विल्ब्रेंट फैक्टर, ठीक है। फिर वन विल्ब्रेंट फैक्टर से जो है GP1B रिसेप्टर यूज़ करके प्लेटलेट्स आके वन विल्ब्रेंट फैक्टर से बाइंड हुए, ठीक है। ये प्लेटलेट्स हैं और ये अपने GP1B रिसेप्टर यूज़ करके वन विल्ब्रेंट फैक्टर से आके बाइंड हुए, ठीक है। बाइंड होके क्या हुआ, इनमें जो है चेंज आया, ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंज आया, सही है, इनकी शेप में चेंज आया। और इन कन्फर्मेशनल चेंज के दौरान क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जो अपने ग्रेन्यूल में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं ना, उनको भी रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ADP है, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है चीज़ें इनके ग्रेन्यूल्स में होते हैं, वो प्लेटलेट्स रिलीज़ करते हैं जब उनमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है। अब ये जो ADP रिलीज़ हुआ है ना, ये क्या करता है, प्लेटलेट्स के P2Y12 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके, ठीक है, GP2B और 3A की एक्सप्रेशन काज कराता है प्लेटलेट्स के सरफेस पे। ADP क्या काज करता है, ठीक है, जाके जो है प्लेटलेट्स के P2Y12 जो है रिसेप्टर्स पे प्लेटलेट्स पे जाके बाइंड करता है और फिर GP2B और 3A की एक्सप्रेशन काज कराता है प्लेटलेट्स पे। GP2B 3A की एक्सप्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं GP2B 3A रिसेप्टर्स पे जाके फाइब्रोनजिन बाइंड करता है और जो है मुख्तलिफ किस्म के प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ लिंकिंग काज कराता है, ठीक है। देखें ना, ये यहाँ पे GP2B और 3A के रिसेप्टर्स जो है उस पर फाइब्रोनजिन ने आके जो है बाइंड हुआ, ठीक है। ये फाइब्रोनजिन है येलो कलर के, सही है। जैसे फाइब्रोनजिन जाके लगा तो उसने मुख्तलिफ सारे प्लेटलेट्स को बाइंड करके एक साथ इकट्ठा कर लिया, ये तो एक किस्म का प्लेटलेट प्लग बन गया, ठीक है। पहले तो वन विल्ब्रेंट फैक्टर था, उस पर आके प्लेटलेट ने जो है बाइंड किया, ठीक है। GP1B रिसेप्टर यूज़ करके प्लेटलेट्स में कन्फर्मेशनल चेंज आया, उसने ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ किया। उसमें ADP ने क्या किया, GP2B 3A की जो है एक्सप्रेशन काज करे, जिस पे फाइब्रोनजिन ने एक्ट करके एक जो है क्या बना लिया, प्लेटलेट प्लग बना दिया। तो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 भी जो है प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो क्या हुआ, GP2B 3A की एक्सप्रेशन की वजह से रैपिड इरिवर्सिबल प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गई। वो क्यों हो गई, क्योंकि इस पे आके जो है फाइब्रोनजिन ने एक्ट किया, फाइब्रोनजिन ने मुख्तलिफ किस्म के प्लेटलेट्स को इकट्ठा करके प्लेटलेट प्लग बना दिया। तो ये हमारा जो है प्राइमरी हेमोस्टेसिस का प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो प्लेटलेट प्लग बन गया, तो ये हमारी हो गई प्राइमरी हेमोस्टेसिस। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस बिटवीन प्रो एग्रीगेशन फैक्टर और एंटी एग्रीगेशन फैक्टर, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को बढ़ाते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी एग्रीगेशन को कम करते हैं। पहले तो थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है, जो प्लेटलेट्स यहाँ पर रिलीज़ कर रहे थे, हमने पढ़ा है कि वो जो है क्या कराते हैं, एग्रीगेशन काज कराते हैं। और दूसरा एग्रीगेशन फैक्टर है, एग्रीगेटिंग फैक्टर है डिक्रीज ब्लड फ्लो। अब ज़ाहिर है अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो प्लेटलेट्स इकट्ठा एक ही जगह पे रहेंगे, सही है, तो जो है वो एग्रीगेट हो पाएंगे। अगर ब्लड फ्लो बढ़ गया तो प्लेटलेट्स भी फ्लो होकर दूर चले जाएंगे, तो एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। तो डिक्रीज ब्लड फ्लो एक प्रो एग्रीगेशन फैक्टर हो गया, सही है। तो प्लेटलेट इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो वो तो ऐसे प्रो एग्रीगेशन फैक्टर है ही है, ठीक है। और एंटी एग्रीगेशन फैक्टर्स कौन से हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारे जो है हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स है ना, वो इन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे होते हैं कि जैसे जो एग्रीगेशन वगैरह हो ना, वो ज़्यादा ना हो पाए, सही है, एक लिमिट में हो पाए, उसलिए ये जो है हमारे एंडोथेलियल सेल्स रिलीज़ करते हैं कि ज़्यादा एग्रीगेशन ना हो रहा है। तो ये क्या है, एंटी एग्रीगेशन फैक्टर रिलीज बाय हेल्थी एंडोथेलियम टू प्रिवेंट एक्सेसिव क्लोटिंग, ठीक है। तो ये एक एंटी एग्रीगेशन फैक्टर से। दूसरा इंक्रीज ब्लड फ्लो, मैंने आपको कहा जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वो प्लेटलेट्स को फ्लो के साथ लेके चला जाएगा, वो एग्रीगेट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो एंटी एग्रीगेशन फैक्टर है। और दूसरा प्लेटलेट एग्रीगेशन, वो तो वैसे एंटी एग्रीगेशन फैक्टर होगा ही, सही है। प्लेटलेट एग्रीगेट ही नहीं हो पाएंगे तो वो वैसे एंटी एग्रीगेशन फैक्टर है। अब जो हमने जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनाया था ना, ये ठीक है, ये क्या है, टेम्परेरी प्लग है, तो ठीक है, टेम्परेरी तो ब्लीडिंग को ये स्टॉप कर देता है, पर ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। कभी भी ये जो है प्लग यहाँ से उखड़ के रिमूव हो सकता है, फिर से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये टेम्परेरी इसलिए कहते हैं ऐसे, टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग। यहाँ पे सेकेंडरी हेमोस्टेसिस होना ज़रूरी है, तो इसको जो है स्टेबल बनाने के लिए। तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इजीली डिसलॉज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस होना इसकी ज़रूरी है। वो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस जब टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पे आप समझ लें हमारी प्राइमरी हेमोस्टेसिस कंप्लीट होती है।